बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से मुतल्लिक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि एक पूरा सब्जेक्ट है जो आपको आगे पढ़ाया जाएगा और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमारा जो हमारा कंसर्न है वो हम इसको ज़रा सरसरी सा पढ़ेंगे अपने कोर्स से रिलेटेड जो है। थोड़ा सा इसका हम ओवरव्यू करेंगे, डिटेल से इसको आप पढ़ेंगे अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में। सो ये लव स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे मैनेजमेंट में। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे जाने से पहले, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को डिफाइन करने से, उसको समझने से पहले इस लफ्ज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रेटेजी बजाते खुद है क्या। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं। ये लफ्ज़ स्ट्रेटेजी एक्चुअली आया है मिलिट्री से, आर्मी से। आर्मी जो मिलिट्रीज जो अपनी प्लानिंग किया करती थी उसको वो स्ट्रेटेजी का नाम दिया करती थी। सो स्ट्रेटेजी इज अ टाइप ऑफ ए प्लान। स्ट्रेटेजी जो है ये एक किस्म की प्लानिंग है, एक किस्म का प्लान होता है। बट डिफरेंस क्या है? अब अगर आप थोड़ा सा इस पे सोचें कि ये लफ्ज मिलिट्री वाले यूज किया करते थे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि मिलिट्री में हमेशा आपका कोई ना कोई अपोनेंट होता है, कोई ना कोई दुश्मन होता है। आप कोई भी चीज जब प्लान करते हैं तो आपका जो वो प्लान होता है वो आप अपने जो कंपिटिटर है, आपका जो अपोनेंट है, उसको नजर में रखते हुए, उसको समझ के, उसकी जो मुंह है, उसकी जो हरकत व सकनात हैं, उसके जो इंटेंशंस हैं, उसको जहन में रख के आप काउंटर प्लान करते हैं। तो सिमिलरली स्ट्रेटेजी जो है वो भी एक किस्म का प्लान है जो बिजनेसेस बनाते हैं। एक्चुअली बिजनेस जो है इसमें भी बहुत कट थ्रोट कंपटीशन वाली सिचुएशन हो चुकी है। आप ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि आप अकेले बिजनेस कर रहे हो और आपके आसपास कोई भी आपका कंपटीटर ना हो। तो आपके जब कंपटीटर्स हैं, वो कंपटीटर ठीक है, आपके दुश्मन नहीं है मिलिट्री की तरह, बट वो आपके अपोनेंट हैं। मार्केट में आपको सर्वाइवल के लिए उनसे मुकाबला करना पड़ता है। आपको मार्केट शेयर जो एक्वायर करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आपको उनसे मुकाबला करना पड़ता है। सो यू एक्चुअली कैन नॉट मेक योर प्लान्स इन अ वैक्यूम। आप किसी वैक्यूम में बैठ के अपने प्लान्स नहीं बना सकते। आपको लाजमन अपने आसपास जो आपका कंपटीटर है उसको जहन में रख के प्लान्स बनाने पड़ते हैं। एंड अगर आप कंपटीटर को नहीं भी देख रहे होते, सो देयर आर अ लॉट ऑफ forces, factors, external, internal, which are affecting you. And whenever you are going to make a plan, definitely you have to understand, you have to analyze the factors, especially the external factors, which are going to affect your business, जो आपके business को affect कर रही हैं। So whenever you are making a plan, keeping in view your factors, forces which are affecting you, then that type of a plan is called strategy. उस किस्म के प्लान को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजी कहते हैं। नॉर्मल प्लान में हो सकता है हमारा कोई कंपटीटर ना हो सकता है हम किसी के मुकाबले के लिए प्लान न बना रहे हो, बट इन अ स्ट्रेटेजी हमारा हमेशा कोई ना कोई अपोनेंट होता है। हमारा कोई ना कोई, हमारे आसपास कोई फैक्टर्स होते हैं, कोई फोर्सेस होते हैं जो हम पे असर अंदाज होते हैं, और उन फोर्सेस को जहन में रख के हम प्लान बना रहे होते हैं। नो, ये तो उसका एक समझने के लिए एक नैरो सा हमने एक डेफिनेशन की है। वेयर स्ट्रेटेजी जो है ये एक बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। डेफिनेशन इसकी मुख्तलिफ आथर्स मुख्तलिफ अंदाजों में मुख्तलिफ तरीकों से कर रहे होते हैं। सो लार्ज स्केल एक्शन प्लान
for interacting with the environment in order to achieve a long term goal. अच्छा, अब इस डेफिनेशन को अगर आप देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट समझने की चीजें हैं. एक तो ये लार्ज स्केल एक्शन प्लान होता है. सो इट मीन्स कि this is a type of a plan which is normally made for the whole organization. ये ऐसे प्लान होते हैं जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे मोहित होते हैं, आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फैल रहे होते हैं. एंड देन क्या करना होता है? फॉर इंटरएक्टिंग विद द एनवायरमेंट. नाउ ये वही बात आ जाती है जो मैंने आप लोगों को अभी बताई है कि किस लिए बना रहे होते हैं आप अपने जो बड़े प्लान बना रखे होते हैं. एक्चुअली यू वांट टू इंटरएक्ट, यू वांट टू फेस, यू वांट टू ओवरकम द एनवायरमेंटल फोर्सेस व्हिच आर अफेक्टिंग यू. आपकी जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, आपकी जो वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, वो इंटरनल फोर्सेस हैं जो आप पे असर अंदाज हो रहे हैं, उनको और कम करने के लिए, उनको फेस करने के लिए आप क्या करते हैं? लार्ज स्केल प्लान्स बनाते हैं. एंड उसका मकसद क्या होता है? टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल्स. दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं. सो तीन, इस डेफिनेशन से तीन बुनियादी बातें हमारे सामने आ जाती हैं कि एक तो ये लार्ज स्केल प्लान्स होते हैं, बहुत बड़े पैमाने के प्लान्स होते हैं जो कि हमारे बड़े पैमाने से यहाँ पे मुराद ये है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे मोहित होते हैं, या इवन बहुत बड़े बड़े आपके जो जो डिपार्टमेंट्स या जो बिजनेसेस होते हैं उन पे क्या कर रहे होते हैं? असरअंदाज हो रहे होते हैं, उन पे मोहित होते हैं. देन क्या दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि ये जो आप प्लान बना रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फोर्सेस विच आर अफेक्टिंग योर बिजनेस, जो आपकी बिजनेस को अफेक्ट कर रही होती हैं. एक्चुअली यू वांट टू इंटरएक्ट, वांट टू रिएक्ट टुवर्ड द एनवायरमेंट. एंड देन लॉन्ग टर्म कोई गोल्स होते हैं जो आपने अचीव करने होते हैं. ये पहले डेफिनेशन. देन व्हेन प्लानिंग, while planning a strategy, it is essential to consider that decisions are not taken in a vacuum, that any act taken by a firm is likely to be met by a reaction from those affected, like competitors, like customers, like employees, like suppliers, and political situation and technological changes and a lot of things. सो बताना ये वही बात हो रही है यहाँ पे कि आप जब प्लान बना रहे होते हैं तो आप किसी ऐसे वैक्यूम में नहीं बैठे होते जहां पे कोई और नहीं होता. डेफिनेटली आप जो भी प्लान कर रहे होते हैं उस पर जब आप अमल करते हैं, दैट प्लान दैट वो जो आपका एक्शन होगा, दैट मस्ट ब्रिंग सम रिएक्शन फ्रॉम दोज व्हिच आर अफेक्टेड फ्रॉम योर प्लान, लाइक कंपटीटर्स, लाइक कस्टमर्स, लाइक एम्प्लॉयज, लाइक सप्लायर्स. इन तमाम. सो स्ट्रेटेजी में जब आप प्लान करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, आप एनालिसिस करते हैं कि मेरे इस प्लान से मेरे कंपटीटर पे इसका क्या असर पड़ने वाला है. पहले तो आप ये समझते हैं कि व्हाट राइट नाउ व्हाट इज माय कंपटीटर इज डूइंग एंड हाउ आई एम फेसिंग और टेकिंग द चैलेंज ऑफ माय कंपटीटर. यानी किस तरह मैं उसको फेस करूंगा जो मेरा कंपटीटर कर रहा है. पहले तो आप ये करते हैं. देन उस स्ट्रेटेजी में आपके पास ये भी प्लान होता है कि जब मैं ये करूंगा तो उसका मेरे कंपटीटर पे क्या असर पड़ेगा और मेरा कंपटीटर उसको किस तरह रिएक्ट करेगा. एंड देन हाउ आई विल बी रिएक्ट टू द रिएक्शन ऑफ माय कंपटीटर, सिमिलरली कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और सप्लायर्स. तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उससे अफेक्ट हो रहे होंगे एंड देन वो उस पर रिएक्ट करेंगे. एंड यू हैव टू हैव समथिंग फॉर ओवरकमिंग दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी.
नौ अब आते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की तरफ। एक चीज ध्यान में रखें, ये बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे जो हमारे हैं वो कहते हैं कि द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर नॉर्मली यूज्ड सिनोनिमसली, एक ही जैसे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। बट जब आप डिटेल में इसमें जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत फर्क इसमें है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ी टर्म है, वो एक बड़ी फिलॉसफी है, बड़ा कंसेप्ट है बनिस्बत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? A comprehensive statement of an organization's strategies along with its mission, goal, constitute an organization a comprehensive statement। strategic planning जो है is a comprehensive statement of an organization's strategies along with its missions and goals। एक comprehensive statement होती है strategic planning। comprehensive planning होती है किस चीज की? ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो ऊपर हमने डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है। what is the plan, different plans, different strategies of an organization। यानी strategic planning actually when you are making a strategies for your organization and that is a strategic plan। जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग करते हैं, विच इज अ स्ट्रेटेजी विच इज अ लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म है, लार्ज स्केल है एंड डिफरेंट एनालिसिस करने के बाद है, तो वो आपकी क्या होती है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। एट द सेम टाइम उसमें और क्या शामिल होता है? हमारी जो मिशन स्टेटमेंट होती है, हमारी जो आपके विजन स्टेटमेंट होती है, आपके गोल्स होते हैं, ये सारी चीजें जब आप बनाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहे होते हैं। किन चीजों पे मुश्तमिल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजीज, आपके ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट, आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स, इन तमाम पे हमारा क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप डिटेल से पढ़ेंगे, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझने के लिए, चूंकि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ टाइप ऑफ इज अ पार्ट, इज अ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो थोड़ा बहुत हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। प्रोसेस थ्रू व्हिच अ मैनेजर formulate and implement strategies geared towards optimizing strategic goals achievement given available environmental and internal conditions। So strategic management is बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस है through which managers formulate and implement strategies। क्या करना है? इसमें दो चीजें आ गई हैं आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, एक फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजीज एंड दूसरा इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। दो चीजें हो गई आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में। एक फॉर्मुलेशन है, यानी बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, किस तरह आप डेवलप करते हैं, किस तरह आप बनाते हैं स्ट्रेटेजीज, प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान्स किस तरह बनाते हैं, एंड देन आप उसको किस तरह इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरह आप उसको लागू करवाएंगे, एक्शन में लाएंगे, प्रैक्टिकली उसको किस तरह उस पर अमल दरामद करेंगे। एंड व्हाट इज द एम और व्हाट इज द रीजन formulating and implementing the strategy to optimize the strategic goal achievement। in फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज का जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो आपने स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है ना एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जो आपने अपने लिए गोल्स बनाए हुए हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जो बड़े बड़े गोल्स होते हैं, वो जो आपने बना रखे होते हैं, उन गोल्स तक पहुंचना,
ताकि उनको अचीव किया जा सके। गिवन अवेलेबल इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल कंडीशंस, यू हैव टू रिमेन, ये जो आप सब कुछ कर रहे होंगे, अगेन हमने प्लानिंग में भी प्लानिंग के शुरू में ये पढ़ रखा था कि हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अब इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो आपके कंडीशन हैं, इनमें इनके अंदर रहते हुए, इनको समझते हुए आपने ये सारे काम करने होते हैं। देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है एक डायग्राम के जरिए इसको डिफाइन किया गया है। स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है सो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह होता है, ये इस एक मॉडल के थ्रू इसको थोड़ा बहुत जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सबसे पहला काम जो आप करते हैं, आप क्या करते हैं, यू डेवलप अ विजन एंड अ मिशन स्टेटमेंट। देखिए जी, ये आज के दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना आपके स्टेटमेंट्स हैं, आपकी मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, आपकी प्लानिंग का हिस्सा हैं, एंड एक्चुअली दीज आर द गोल्स। ना थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता जाता हूं कि विजन और मिशन स्टेटमेंट्स क्या हैं एंड यू किस तरह ये बनाई जाती हैं, ये आप डिटेल में अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझें। विजन स्टेटमेंट, एक्चुअली विजन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है। 5 साल 10 साल के बाद आप कहाँ खुद को देखते हैं, ये आपका क्या होता है, विजन होता है। जब आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखत में लेके आते हैं, रिटन फॉर्म में लेके आते हैं कि आप अगले 10 साल के बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड योर विजन स्टेटमेंट। या इसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है कि जब आप जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं, यानी आप ऐसे आंखें बंद करते हैं एंड आप ऐसे सोचते हैं कि यार 10 साल के बाद मेरा जो ये बिजनेस है ये कहाँ पे होना चाहिए, मैं कहाँ पे इसको देखना चाहता हूँ। दिस विल बी योर विजन, ये क्या होगा, आपका विजन होगा। अच्छा जी, अब 10 साल के बाद आप कहाँ पे खुद को देखते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, ये तो आपने एस्टेब्लिश कर दिया है। अब उस तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या है, किस तरह आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, दैट विल बी योर मिशन स्टेटमेंट। एक्चुअली इन मिशन स्टेटमेंट tells the reason for your existence, या आप एक्चुअली व्हाट यू आर राइट नाउ, आप इस वक्त क्या हो, या व्हाट इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, आप अपने विजन तक किस तरह पहुंचना चाहते हैं, आपका क्या बिजनेस है, आप इस वक्त क्या हो, करंट सिचुएशन आपकी क्या है, आपका क्या बिजनेस, किस चीज का बिजनेस आप कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हो। क्योंकि उस बिजनेस के थ्रू ही आपने जो कुछ भी कर रहे हो उसके थ्रू ही आप क्या करोगे, अपने उस विजन तक जो 5 साल 10 साल आपका गोल है, आपका ख्वाब है, उस तक पहुंच सकते हो। सो फॉर एग्जांपल माय विजन, या अपना आप कोई विजन ऐसे आप आके बंद करते हैं एंड यू 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 सी कि 10 साल के बाद जो है मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिसको कम से कम अपने शहर के लोग जाने। ठीक है, नाउ दिस इज माय विजन, दिस इज योर विजन, दिस इज विजन ऑफ एनीबॉडी एल्स। सो हाउ आई कैन रीच टू दिस विजन, you may have a different ways, you may have a different things through which you can reach to this vision. How I want to reach, for example, I want to reach because my mission statement is that I am doing a business of selling mobiles, and presently I have only one shop, वन है मेरे पास, एक शॉप है, एंड मैं इसको इतना बढ़ाना चाहता हूं, मोबाइल बेचना चाहता हूं कि ये पूरे डेरे इस्माइल खान के हर घर के हर फर्द की जबान पे हो। सो ये मेरा मिशन बन जाएगा।
इसके थ्रू क्या कर रहा हूं, मैं अपने विजन तक पहुंचना चाहता हूं। एंड फिर इस ही विजन के अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा स्टेप आपका आ जाता है, आपने अपने लिए विजन भी एस्टेब्लिश कर दिया, मिशन भी एस्टेब्लिश कर दिया। नाउ आप क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेज इज यू हैव टू डू एनालिसिस, एनवायरमेंटल एनालिसिस। आपने क्या करना होता है, आपने डिटेल से इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना होता है, जिसमें दो चीजें हमारे पास, दो किस्म के हमारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है आपका, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। External environment is also called uncontrollable environment। एक अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है जो आप पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होता है, असरअंदाज हो रहा होता है, अफेक्ट कर रहा होता है आपको। इसमें आपकी क्या आ जाते हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, आपका पॉलिटिकल सिचुएशन, आपकी इकोनॉमी, आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके आसपास हो रहा है। नाउ इसको समझना इसलिए जरूरी है, इसको इसलिए आपने जो है ना समझना है, एनालिसिस करनी है कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो आप अपने अगले 4-5 साल के लिए कर रहे हैं। अब अगले 4-5 साल के लिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अगले 4-5 सालों में चीजों में बहुत ज्यादा चेंज हो जाना है। जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन्होंने चेंज होना है। सो आपको पता होना चाहिए कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है। एंड इस ही आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, यहां से आपके पास दो चीजें निकल के आती हैं। टू थिंग्स यू हैव टू गेट फ्रॉम दिस योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, and very important things. One is your opportunity and the other is your threats। अपॉर्चुनिटीज आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलती हैं। आपको पता चलता है कि यार कहाँ कहाँ पे मेरे लिए कोई मौके हैं जिसको मैं जो है एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जिसको मैं अवेल कर सकता हूँ। And similarly, you come to know कि the what type of a threats you are going to face in the future। किस किस्म के थ्रेट्स आपको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं। ये डिटेलिंग में हम नहीं जाते, इसमें बहुत डिटेल से आप स्टडी करते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स आप हायर करते हैं। एंड ये एक बड़ी कंसेप्चुअल किस्म की चीज है। एंड एक्चुअली एक और चीज आपको मैं बताता जाऊं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है, दिस इज द जॉब ऑफ ए टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको याद हो तो हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। नाउ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट is a job of the top level of management, and the skill you need for the strategic management is a conceptual skills। जो 3 skills हमने पढ़े थे। So here you need for this strategic management or strategic planning the conceptual skills। theoretically आपको बहुत strong होना चाहिए, आपके पास बहुत सारा इल्म होना चाहिए। देन दूसरी जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, that is internal environment, internal conditions जो आपके होते हैं, and these are the controllable environment। ये controllable environment होता है। ये यहाँ के जो factors हैं ये although आपकी तमाम प्लानिंग को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, but these are somehow controllable, manageable, changeable। like your financial position, like your human resource, जैसे कि आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि आपके पास आपकी गुडविल है। अब ये तमाम के तमाम आपके क्या होते हैं, इंटरनल कंडीशंस होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो आप पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। अच्छा जी, एंड यहां से आपके पास जो आपके इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, यहां से आपके पास जो दो चीजें आपके सामने आती हैं, वो आपके स्ट्रेंथ एंड आपके वीकनेसेस। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ताकत क्या है आपकी, एंड क्या आपकी वीकनेस है, कमजोरी आपकी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि ये जो मैं बिजनेस कर रहा हूं इसका मेरे पास 30 साल तजर्बा है। नो दिस इज माय स्ट्रेंथ। कोई भी किसी भी मेरे और कंपटीटर के पास 30 साल तजर्बा नहीं है। ये फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ है।
मैं जब देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो बड़े नालायक किस्म के हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कम है, वो उस तरह नहीं है जिस तरह मेरे कंपटीटर के पास बड़े पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। तो ये आपके पास आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सामने आते हैं, एंड इन दोनों का मिला के इसको स्वाट एनालिसिस भी कहते हैं, SWOT, स्वाट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये एनालिसिस और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिटेल से आप करेंगे। देन जब ये आप कर लेंगे, देन उसके बाद दूसरा जो आपके पास जो 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 स्टेप आएगा, दैट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, या जिसको स्ट्रेटेजिक गोल्स भी आप कहते हैं। आप क्या करते हैं, अपने लिए लॉन्ग टर्म गोल्स जो है ना वो एस्टेब्लिश करते हैं। नाउ सवाल कर सकते हैं कि विजन भी तो लॉन्ग टर्म गोल है। विजन जो होता है अमूमन वो स्टेटमेंट्स की सूरत में होता है, एंड दैट इज नॉट मेजरेबल। नॉर्मली वो मेजरेबल नहीं होता, एंड इवन समटाइम दैट इज नॉट अचीवेबल। वो बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक किस्म के गोल्स होते हैं, बट एक डायरेक्शन देते हैं। वेर एज गोल्स जो होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं आपके, वो थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, वो बड़ी जनरल, विजन बड़ी जनरलाइज बात होती है। गोल जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्जेक्टिव आपके स्पेसिफिक होते हैं, दैट वो मेजरेबल होते हैं, यानी उनको मेजर किया जा सकता है कि आया आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया या नहीं किया। तो उस विजन को ध्यान में रखते हुए, उस डायरेक्शन में रहते हुए आप क्या करते हैं, अपने लिए गोल्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करते हैं। देन जब गोल्स एंड एस्टेब्लिश हो जाते हैं, देन नेक्स्ट जो आपका स्टेप आता है वो आता है जनरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। यानी आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेटजीज जनरेट करते हैं, उनको एवेल्युएट करते हैं, एंड देन यू चूज करते हैं स्ट्रेटजी, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ए स्ट्रेटजीज आप बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो आप बनाते हैं। देन तीसरा स्टेज और नेक्स्ट जो स्टेज आ जाता है, देन दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट स्ट्रेटजीज। आप उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड लास्ट पे आप क्या करते हैं, मेजर्स एंड एवेल्युएट द परफॉर्मेंस। आप क्या करते हैं, जो जो आपकी परफॉर्मेंस है, यानी जो एंड रिजल्ट आपके पास आए हैं उनको आप मेजर करते हैं एंड एवेल्युएशन करते हैं। एंड यहीं से फिर क्या होता है, आप फीडबैक आपके पास आता है, आप अगेन दोबारा से शुरू विजन एंड मिशन पे आ जाते हैं। अब ये जो शुरू के 3-4 स्टेप्स हैं ये स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन है, एंड जो लास्ट स्टेप है वो स्ट्रेटेजी एवेल्युएशन है। एंड इन तीनों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं। एंड द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का जो हिस्सा है जिसमें विजन एंड मिशन आ जाता है, स्वॉट एनालिसिस है, लॉन्ग टर्म गोल्स एस्टेब्लिशमेंट है, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज हैं, ये जो है इसको स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कहते हैं। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इस पोर्शन को फिर आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कह सकते हैं। होपफुली आपको समझ आ रही होगी। देन अब आते हैं, अब हम अपने जो एक्चुअल टॉपिक है उसकी तरफ आ रहे हैं, उस पे फोकस आहिस्ता आहिस्ता हम होते जा रहे हैं। सो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एक्चुअली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है। क्या है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द विजन, मिशन एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स, कंडक्टिंग competitive analysis and developing strategic स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज। अच्छा जी, अब इनको मेरे ख्याल में दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है, हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन या स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है वो प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग द विजन, यानी आप अपना कोई विजन बनाते हैं, विजन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन मिशन बनाते हैं अपना, स्ट्रेटेजिक गोल्स डेवलप करते हैं, लॉन्ग टर्म जो गोल्स होते हैं, एंड देन कंडक्टिंग कंपेटिटिव एनालिसिस। वो जो मैंने आपको अभी स्वॉट एनालिसिस बताया है, एक्चुअली दिस इज अ कंपेटिटिव
एनालिसिस यानी आप क्या करते हैं, आप अपने आसपास के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं एंड देन डेवलपिंग अ डिफरेंट जो जो आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं वो आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। इसको मेरे ख्याल में दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है, पहले ही हम इनको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। देन अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजीज जब हम डेवलप करते हैं। इस तमाम जो 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 हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो एंड आपके पास जो रिजल्ट आपके पास आता है वो स्ट्रेटेजीज की सूरत में आता है। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज आपके पास आते हैं। स्ट्रेटेजीज किस तरह डेवलप की जाती हैं या स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? For that, going towards the strategies or discussing strategies, first you have to understand that there are different levels of a strategies. Like different level of management जो होते हैं, इस तरह different level of strategies भी होती हैं. So we have three levels of a strategy. One is corporate level strategy, the second is a business level strategy, and the third is a functional level strategies. कारपोरेशन, फॉर एग्जांपल एक कंपनी एक कारपोरेशन है, वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जिस तरह लीवर ब्रदर्स हैं, जिस तरह आपके टोयोटा कंपनी है, जिस तरह पेप्सी है, जिस तरह आप ये पूरी दुनिया में काम कर रही होती है। एंड ये जो है ना, इसके मुख्तलिफ बिजनेसेस हो सकते हैं। कोई भी कंपनी और कारपोरेशन जो होती है उसका लाजमी नहीं होता कि एक ही बिजनेस हो, उसके मुख्तलिफ बिजनेसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट द सेम टाइम एक कंपनी है, एक टोयोटा कंपनी है, उसके मुख्तलिफ बिजनेसेस हो सकते हैं। वो एक तरफ कार्स बना रही है तो वो उसका एक अलग इंडिपेंडेंट बिजनेस है, दूसरी तरफ वो ट्रक बना रहे हैं तो वो उसका अलग से एक जो है ना बिजनेस है। फिर तीसरी जगह पे वो जो है ना कोई और चीज बना रही है तो वो उसका अलग से एक अपना बिजनेस है। इस तरह आप मित्सुबिशी को देख लें, मित्सुबिशी एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब उस मित्सुबिशी कंपनी के अंडर वो मित्सुबिशी गाड़ियां भी बना रही हैं, मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बना रही है, तो ये अलग अलग से उनके डिफरेंट बिजनेसेस हैं। तो कारपोरेशन उसका एक हेड क्वार्टर होता है, कारपोरेट हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं, वो उस पूरे कंपनी को देख रहे थे, जो जो बिजनेसेस हो रहे थे उन सबको देख रहे थे। फिर वो जो उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी जो अलग हो रहे होते हैं, दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट यूनिट्स, और उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, इंडिपेंडेंटली वो अपना काम कर रही होती हैं। तो वो उसका बिजनेस लेवल फिर बन जाता है। एंड देन फिर फंक्शनल जो होते हैं, डिफरेंट हर बिजनेस के अंदर उसके अपने फंक्शनल एरियाज होते हैं। फंक्शनल एरियाज मींस फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, एंड डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ए फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। सो उस फंक्शनल लेवल पे जो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो फिर फंक्शनल हो जाती है। So a strategy made by a corporation for the whole of the corporation, for all of the business independent or strategic business units, is called a corporate level of strategy. The corporate level of strategy refers to the top management's approach or game plan for administering and directing the entire concern. These are based on the company's business environment and internal capabilities. It is also called a grand strategy, बहुत बड़ी strategy। यानी एक कंपनी जो है, एक कंपनी कॉर्पोरेशन में जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ बंदा है, वो जब कोई प्लानिंग करेगा, कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा, तो मुख्तलिफ जो उसके बिजनेसेस हैं वो उसकी इस तरह है जिस तरह उसके सारे बच्चे हैं। तो वो उन तमाम के लिए एक कंबाइन कोई स्ट्रेटेजी बनाएगा, कोई प्लान बनाएगा। वो बिजनेस ए भी उसमें शामिल होगा, बिजनेस बी भी उसमें शामिल होगा। यानी मित्सुबिशी के हेडक्वार्टर में बैठे हुए लोग जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे
तो वो गाड़ी बनाने वाले जो उसकी बिजनेस यूनिट है उसके लिए भी होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बना रहे हैं वो उनके लिए भी होगा, सब पे लागू होगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है अब इसमें क्या होते हैं, ये जो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी है, अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी दैट एड्रेसेस व्हाट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट बिजनेस द ऑर्गेनाइजेशन विल ऑपरेट। यानी इसमें क्या स्ट्रेटेजी में क्या होते हैं कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी में, चूंकि बहुत बड़ी पूरी कॉर्पोरेशन के लिए होती है, तो इसमें क्या होता है कि किस किस्म के बिजनेसेस एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने करने होंगे। यानी ये कारपोरेट लेवल पे बैठे हुए लोगों ने डिसाइड किया होगा कि हम गाड़ियां भी बनाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बनाएंगे। तो ये कारपोरेट लेवल पे बिजनेस के बारे में डिसाइड करना कि हम किस किस्म की बिजनेसेस चलाएंगे। हाउ द स्ट्रेटजीज ऑफ दोज बिजनेसेस विल बी कोऑर्डिनेटेड टू स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन competitive advantage position, and how the resources will be allocated among the बिजनेसेस। सो ये बहुत बड़ी लेवल पे बात कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो इन स्ट्रेटेजीज में वो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन कौन से बिजनेसेस चलाने हैं। देन वो जो बिजनेसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक यूनिट्स होते हैं, वो एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं होता, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उसी एक ही कारपोरेशन का हिस्सा होते हैं। तो उन बिजनेसेस ने चूंकि अलग अलग से इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, तो उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो हर बिजनेस ने अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन, ताकि वो इस तरह हो कि हमारी जो कारपोरेशन का जो और ऑल गोल है और ऑल स्ट्रेटेजी है उसमें मदद कर सकें। यानी उनके दरमियान कैंचातानी ना हो रही हो, उनके दरमियान एक हम आहंगी हो, मकसद उनको क्लियर हो, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करना किस तरह होगा। अब ये जो डिसाइड करते हैं वो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी होती है किस लिए, ताकि हम कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेजेस हासिल कर सकें पोजीशन अपनी। एंड जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर शामिल होता है आपके कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी में, कि इन बिजनेसेस के दरमियान हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उसकी तकसीम किस तरह होगी। ठीक है, ये तीन बुनियादी चीजें आपकी कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज में डिसाइड की जाती हैं। बिजनेस क्या होगा हमारा, हमारे उन बिजनेसेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी, और उनके दरमियान वसाइल की तकसीम कैसे की जाएगी। देन दूसरा लेवल आ जाता है आपका बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। अब वो जो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स आपने बनाए हुए हैं, यानी गाड़ियों बनाने वाला अपना एक इदारा है, अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट है जो काम कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक वाले के साथ क्या कोई काम नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं उसका अपना एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। अब वो अपने लिए भी तो कोई ना कोई अलग से जुदागाना से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो उस कारपोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज के अंदर रहते हुए वो अपने लिए मजीद अपने बिजनेस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। सो कारपोरेशन विद अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, यानी जो कंपनीज के मुख्तलिफ बिजनेसेस होते हैं, एंड कंपनीज के बहुत सारे अलग अलग से जुदा जुदा से बिजनेसेस होते हैं। सो वो कंपनीज जिनके मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स होते हैं वो बिजनेस लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज भी बनाती हैं। So this is a type of strategy that concentrate on the best means of competing within a particular business while also supporting the corporate level strategy. यानी ये जो बिजनेस लेवल ऑफ स्ट्रेटेजीज होती हैं, चूंकि इसने अपना इसका एक अपना इन्वायरमेंट होता है, इसके अपने कंपटीटर होते हैं। गाड़ियां बनाने वाली यूनिट के अपने इन्वायरमेंट है, उसके अपने कंपटीटर्स हैं मित्सुबिशी के, और जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहे हैं उसका अपना एक मार्केट है, अपने उसके कंपटीटर हैं, अपना उसका एक इन्वायरमेंट है। तो इन दोनों के अलग अलग से अपने अपने अपनी जरूरियात को देख के इन्होंने स्ट्रेटेजीज बनानी है। बट ये ध्यान में रखना होता है कि इन दोनों के स्ट्रेटेजीज जो हैं वो जो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो कॉर्पोरेट लेवल पे गोल्स डिसाइड हुए हैं उसको अचीव करने में मदद दे रहे हूं। थर्ड लेवल मजीद स्पेसिफिक, अब ये नैरो होते जा रहे हैं, नैरो एंड स्पेसिफिक, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, नैरो एंड स्पेसिफिक होती जाती हैं आपकी प्लानिंग। Functional level, a type of a strategy that focuses on the action plans for managing a particular functional area within a business
while also supporting the business level of स्ट्रेटेजी। अब ये जो आपके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, जैसे आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जैसे आपका जो है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये अपने लिए अलग अलग से अपने प्लान बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे। फाइनेंस का अपना एक प्लान होगा, जो आपका प्रोडक्शन है उसका अपनी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटेजी होगी। बट ध्यान में रखना होता है कि वो जो उनके स्ट्रेटेजीज हैं, उनके प्लान्स हैं, वो आपके उस बिजनेस प्लान को सपोर्ट कर रहे हों, वो उस बिजनेस प्लान को अचीव करने में आपको मदद दे रहे हों, उससे बाहर इसको नहीं जाना चाहिए। This is a diagrammatical representation of a different level of a strategy। टॉप लेवल पे कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर पे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनती हैं। देन सेकंड लेवल जो मिड लेवल होता है उस पे बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट बिजनेसेस होते हैं कॉर्पोरेशंस के, वो उनको स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहते हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो अगर एक कंपनी के 3 बिजनेस यूनिट्स हैं तो वो हर बिजनेस यूनिट जो अपने लिए अलग अलग से जो 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 उनका बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगी, वो उसका क्या कहलाएगा, बिजनेस स्ट्रेटजीज। एंड द लास्ट वन पे मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। ये जो हर फंक्शनल एरिया है वो अपने लिए जो 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 स्ट्रेटजीज बनाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, फंक्शनल एरिया, फंक्शनल स्ट्रेटजीज कहलाएंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको कुछ न कुछ समझ आया होगा। आप इसको गौर से सुने एंड साथ में किताब को कंसल्ट करें, इंशाल्लाह अजीज आपको इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट इसमें हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजीज एक्चुअली किस किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह अजीज उसका जवाब दिया जाएगा। एंड कैनली इसको सुना करें, बगैर सुने आपको समझ नहीं आएगी, और सुनने के बाद किताब में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।